हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर आपको किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो हम इस पोजीशन वेक्टर से उस पार्टिकल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन बता सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट होती है, तो ये क्या हो गया, या फिर कहें डी आर ओवर डी टी, वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी पता चल गई तो एक्सेलरेशन बता सकते हैं, क्योंकि वो आर डबल डॉट होता है ना, इसका डबल डेरिवेटिव, या फिर कहें डी आर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया ये। अगर आपको उसका मास पता है तो आप बता सकते हैं कि उसका मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी आपने निकाल ली तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, आप फोर्स बता सकते हैं उसके ऊपर कितना लग रहा है, वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स अगर आपको पता है तो आप पोटेंशियल बता सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, माइनस एफ डॉट डी आर एंड सोन, है ना। तो इस तरीके से, यानी सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर पता होने से आप उसके बारे में इतने सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। सिमिलर मैनर में जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें जो वेव फंक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन पता है तो आप उस सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। उस सिस्टम में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी किस पोजीशन पे कितनी है, एनर्जी कितनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो वेव फंक्शन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, द फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट सिस्टम, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उसका फिंगरप्रिंट है ना, सिस्टम का फिंगरप्रिंट है वेव फंक्शन। अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो आप उस सिस्टम के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। वेव फंक्शन को हम वन डायमेंशन में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे साई एक्स टी से। अगर आपको थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ पे साई आर टी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बेसिकली जो वेव फंक्शन होता है इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप किसी वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो क्वांटिटी बनती है विच इज़ साई मोड स्क्वायर, इस क्वांटिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या फिर कहें दिस टर्म रिप्रेजेंट द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल के दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी इस टर्म से आप बता सकते हैं कि पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है। ठीक है, अगर आप इस टर्म को किसी पोजीशन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते, जैसे डी एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया साई स्क्वायर डी एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन ऑफ स्पेस दैट लाइज बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, सिमिलर मैनर में थ्री डायमेंशन में अगर हम बात करें तो उसको वॉल्यूम एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन ऑफ वॉल्यूम डी टाउ दैट लाइज बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर। ठीक है, अगर आप इसी टर्म को इस तरीके से लिखें दैट प्रोबेबिलिटी लिमिट बिटवीन x1 टू x2 साई मोड स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आइए देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है कि फिजिकली एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन होता है उनकी क्या कंडीशन होती है, या फिर हम कहें एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होगा। पहली कंडीशन होगी साई मस्ट बी फाइनाइट, है ना।
सेकेंड कंडीशन होगी जो वेव फंक्शन है, दैट साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस। ये सब क्यों होंगी वो मैं आपको टर्म बाय टर्म बताऊंगी। पहले एक बार कंडीशन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी अगर आप साई स्टार साई करते हो 3 डायमेंशन में अगर आपने लिया तो डी टाउ लोगे, वॉल्यूम एलिमेंट लोगे। 1 डायमेंशन में अगर आपने लिया है तो यहाँ पे डी एक्स होगा, ठीक है। फुल स्पेस पे अगर आप करें तो फुल स्पेस पे ये स्क्वायर जो इंटीग्रेबल है वो फाइनाइट आना चाहिए, है ना। या फिर इसको लिखें साई मोड स्क्वायर, दिस शुड बी फाइनाइट, है ना। तो ये एक बार 1 बाय 1 हम देखते हैं भी ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए पहली टर्म क्या कह रहा है, दैट साई मस्ट बी फाइनाइट, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा है कि साई मोड स्क्वायर किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है ना। किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट होती है ना। ये फाइनाइट होती है। अगर साई इनफाइनाइट हो जाए तो साई मोड स्क्वायर भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। यानी उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। इट मीन्स साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो एक ही होती है। ऐसा नहीं कह सकते, मान लो कि ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ से यहाँ तक कहीं है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि इस पोजीशन पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1/4 है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, है ना। कुछ एक वैल्यू कहेंगे। ये एक एग्जांपल है सिंपल, कुछ एक टर्म होगी ना कि कहीं पे भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी लेट P1 है, तो वो कोई एक सिंगल वैल्यू है। तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी अगर सिंगल वैल्यू है, यानी दिस टर्म अगर सिंगल वैल्यू है, तो ये भी क्या होगी, सिंगल वैल्यू होगी। अब साई जो है नेक्स्ट का है, उन्होंने कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए, अगर साई कंटिन्यूस नहीं होगा, वेव फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ये टर्म कंटिन्यूस नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा, है ना। पार्टिकल मोशन ही नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेव किसके साथ एसोशिएट करती है, एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोशिएट करती है ना। तो वो क्या होगा, हमारे साथ एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो साई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो ये टर्म लिखी है मैंने, ये क्यों होनी चाहिए, फाइनाइट, सिंगल वैल्यू और कंटिन्यूस। ये इसलिए है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट करली ओवर करली एक्स से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्या टर्म है। ये हम ऑपरेटर जो है बाद में सीखेंगे। अभी के लिए ये ध्यान में रखें कि ये जो डेरिवेटिव आ रहे हैं, डी साई ओवर डी एक्स, डी साई ओवर डी वाई, डी साई ओवर डी जेड, एक्चुअली ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। दिस रिप्रेजेंट मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब कोई मूविंग पार्टिकल है, उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है ना। तो अगर मोमेंटम फाइनाइट, कंटिन्यूस, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तो ये डेरिवेटिव भी क्या होने चाहिए, फाइनाइट, कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिमिलर मैनर में हम पढ़ेंगे जो एनर्जी ऑपरेटर होता है वो आइटा आजकल करली ओवर करली टी होता है, ठीक है। तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए उस पार्टिकल की, कंटिन्यूस होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। तो इस वजह से जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट, कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमने कहा है कि जो स्क्वायर इंटीग्रेबल है वो फाइनाइट होना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी अभी मैंने बताया था दैट द स्क्वायर इंटीग्रल टर्म रिप्रेजेंट दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और किसी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइनाइट होती है, प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है, तो ये जो इंटीग्रल टर्म है वो भी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, है ना। तो कंडीशन आपको समझ आ गई कि ये कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर वेल बिहेव्ड है तो उसके होने के लिए ये सभी कंडीशन हमने चेक करनी है 1 by 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है
तो हम आगे की कंडीशन चेक नहीं करेंगे। मान लो फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं करिए तो नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि वो वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले प्रॉब्लम है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग वेव फंक्शन विच रिप्रेजेंट द फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सब लास्ट से शुरू करें। मान लो सबसे पहले है फोर्थ e⁻⁻λx। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे क्या साई फाइनाइट है। तो यहाँ पे कोई आपको स्पेस नहीं दिया हुआ है कि आप किस स्पेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम 1 डायमेंशनल है। तो आप फुल स्पेस से मतलब समझेंगे कि जो x है हमारा -∞ से +∞ के बीच में लाई कर रहा है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फुल स्पेस का मतलब समझेंगे 1 डायमेंशन में कि x जो है -∞ से +∞ तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे कि ये क्या ये वेव फंक्शन फाइनाइट है। देखिए, व्हेन वी पुट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन के ऊपर अगर लिमिट लगाएं इन दिस सिचुएशन, दिस ये टर्म क्या हो जाएगी e⁻⁻λ इन्फानाइट, है ना, इनटू इन्फानाइट, यानी e⁻⁻ हो जाएगी और ये टर्म 0 होती है। ठीक है, फाइनाइट आ गया, यानी व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट साई which is e⁻⁻λx, psi tends to 0. It means this is finite for पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए, व्हेन x टेंड्स टू -∞, अगर x -∞ को टेंड करे तो जो साई है वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -∞ e⁻⁻λx क्या आ जाएगा, e⁻⁻ प्लस इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट। तो इस सिचुएशन में साई किसको टेंड कर गया, इन्फानाइट को टेंड कर गया, यानी ये फाइनाइट नहीं है। इट मीन्स अगर आपका साई फाइनाइट ही नहीं है तो पीछे की आपको टर्म जो है चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस केस, इसको तो आप ग्राफिकली वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप साई इक्वल टू ±√5x है, इसको आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज साई, तो +√5 यहाँ पे कहीं होगा और -√5x यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें डिसकंटिन्यूटी आ गई, यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती हैं एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है डिसकंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यू नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ये भी आपका वेव फंक्शन जो है फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच इज साई इज इक्वल टू 4 माइनस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्स है 4, नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर आप <0 की बात करें तो साई क्या आ जाएगा, 4 माइनस प्लस एक्स, इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करते हैं देन साई बिहेव एज 4 माइनस एक्स। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो 4 प्लस एक्स लाइन जो आएगी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आएगी इसकी, दिस इज साई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज फाइनाइट, दिस इज सिंगल वैल्यूड, बट अगर ये कंटिन्यूस भी है, ठीक है, ये तीनों सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉरी व्हेन यू पुट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर आप x को इन्फिनिटी टेंड करें तो वेव फंक्शन भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना, साई भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये फाइनाइट नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फाइनाइट नहीं है। बट इसमें एक और बहुत अच्छी बात है जिससे आप ग्राफिकली डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं। जैसे जो डेरिवेटिव होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एट दैट पॉइंट। देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो ये भी एक टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया इस पॉइंट, यानी इस सिंगल पॉइंट पे नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है। नंबर ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव इसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, ये सिंगल वैल्यू
नहीं है। तो इस ग्राफ से क्या कहेंगे कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। सिंगल वैल्यूड नहीं है तो आप कहेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है आपका वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। वैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो आप स्टार्टिंग में ही बता सकते क्योंकि ये फाइनाइट ही नहीं है, तो ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन विच इज साइज इक्वल टू 3 साइन ऑफ पाई एक्स। ठीक है, अब ये कोई साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है। साइनोसॉइडल वेव फंक्शन ये इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये माइनस है जो इन्फिनिटी है एक्स जो हमारा लाइक कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती हैं, साइन पाई एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे वो -1 से +1 के बीच में लाई करेंगे। तो साइन पाई एक्स जो है एक फाइनाइट वेव फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस है, दिख रहा है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड भी दिख रहा है, कोई डबल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ओके, ये सारी टर्म जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोसाइन आएगा। कोसाइन भी क्या है हमारा, सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस है ना, फाइनाइट है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर आप स्क्वायर इंटीग्रेबल यहाँ पे देखें तो इसका जो स्क्वायर इंटीग्रेबल आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज साई। अगर आप इसका साई स्टार निकालें, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है तो सेम ही रहेगा। सो साई स्टार इज 3 साइन पाई एक्स हो गया। साई भी क्या है, 3 साइन पाई एक्स है। साई इंटू साई स्टार अगर आप करें तो ये क्या आ जाएगा, 9 साइन स्क्वायर पाई एक्स आ जाएगा। तो आपने 9 साइन स्क्वायर पाई एक्स का -∞ से +∞ तक इंटीग्रेशन करना है। अगर ये टर्म फाइनाइट आती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अगर लिमिट ये लगाएं, हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा 1 - cos ऑफ 2 पाई एक्स ओवर 2 इंटू डी एक्स। एक टाइम के लिए इस टर्म को भी भूल जाएं तो ये जो आगे वाले टर्म है इसका इंटीग्रेशन जो आता है डी एक्स ओवर 2 का, इसको लिख लेती हूँ मैं, 9/2 -∞ टू ∞ cos ऑफ 2 पाई एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे 9/2 और ये आ जाएगा एक्स और यहाँ पे -∞ टू ∞। तो ये टर्म ऑलरेडी इन्फानाइट हो गई है ना। उसमें कुछ भी ऐड हो, यहाँ से +∞ हो, -∞ हो, 0 हो, जो भी ऐड हो, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी जो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल आ रहा है इस टर्म का, यानी जो ये टर्म आ रही है साई स्टार साई डी एक्स, ये हमारी इनफाइनाइट आ रही है, फाइनाइट नहीं आ रही है। इट मीन्स हम कहेंगे कि ये भी हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अगर इस केस में आपको लिमिट अदर देन -∞ टू +∞ दे रखी हो, मान लो आपको दे रखी हो 0 टू पाई, है ना, एक रीज़न अगर वो डिफाइन कर दें तब आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। बिकॉज ये तो जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन तो फाइनाइट ही नहीं है। देखिए एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा। ये तो पहले ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बट जो ये वेव फंक्शन है ये अदर सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। वो भी कब नहीं है, जब आपका इंटरवल एक्स जो है -∞ से +∞ है। अगर आप इंटरवल चेंज कर दें, मान लो उसको 0 टू π/2 कर दें या फिर कर दें 0 टू 2π कर दें, इंटरवल चेंज कर दें, तो उस सिचुएशन में ये जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एक फाइनाइट रीजन में ये वेव फंक्शन जो है फिजिकली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने रीज़न डिफाइन कर दिया कि x जो है -∞ से +∞ दे रखा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा इसमें हमने कर दिया था अपनी मर्जी से कि अगर रीज़न फाइनाइट होगा तो ये हो जाएगा फिजिकली एक्सेप्टेबल, इसमें नहीं कर सकते बिकॉज इसमें इन्होंने दे रखा है। अब देखिए टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, पहला जो वेव फंक्शन इन्होंने दिया है, दिस इज़ ए
टेंजेंट ऑफ एक्स, ठीक है। मैं इसको लिखूँ ए साइन ऑफ एक्स ओवर कोस ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आप बात करें एट कोस जीरो कब होता है, पाई बाय टू पे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर टू, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ए साइन पाई बाय टू डिवाइड बाय कोसाइन पाई बाय टू, तो ये टर्म आ गई ए, ये टर्म आती है 1/0 यानी इन्फाइनाइट आ गई, है ना। यानी पाई बाय टू पे जो टेंजेंट है वो इन्फाइनाइट जाता है, और आपने टेंजेंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखा होगा, पाई ओवर टू पे अगर आप करें तो ये कुछ इस तरह की डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे होती है ना, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है कि ये जो है इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये वेव फंक्शन फाइनाइट ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, सेकंड इज साई एक्स इक्वल टू बी कोस ऑफ एक्स, ठीक है। तो बी जो अगेन जो अगर बी कोसाइन फॉर्म में है हमारे पास, कोसाइन और जो हमने ये केस डिस्कस किया था वो सिमिलर केस है, कोस है फाइनाइट होगा कंटिन्यूस सब कुछ होगा, लेकिन जो है ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा, है ना। स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है तो आप कहेंगे कि ये जो है फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, इस रीजन में नहीं होगा, है ना, इस रीजन में नहीं होगा। अगर आप फाइनाइट रीजन देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, विच इज नेक्स्ट इज साई एक्स इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस डी ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि c ग्रेटर देन जीरो है, d लेस देन जीरो, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जो d है वो लेस देन जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, आप प्लस इन्फिनिटी करें माइनस इन्फिनिटी करें, है ना, तो वो टर्म क्या चली जाएगी, वो तो जीरो ही हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप जीरो पे इसको करें, देखिए व्हेन x टेंस टू जीरो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी टर्म, साई एक्स सी एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस डी ओवर जीरो आ गया। बट इन्होंने कहा है डी लेस देन जीरो है, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, डी इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/0 इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये नेगेटिव इसलिए ये क्या आ जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा, और इसकी वजह से ये टर्म क्या आ जाएगी, इन्फाइनाइट। तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइट ही नहीं है, तो ये भी जो हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विच इज साई एक्स इक्वल टू ई एक्स ई रेस्ट पर माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है ई और एफ जो है ग्रेटर देन जीरो हैं, दोनों के दोनों। अब यहाँ पे देखें, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो एक्स का फंक्शन आता है वो कुछ इस तरह का आएगा ना, अगर सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वेव फंक्शन जो आएगा वो आपका कुछ इस तरह का आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप करेंगे, और इधर से ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आप इसको मिला दें दोनों वेव फंक्शन को तो ये आपकी कुछ इस तरह की रिजल्टेंट फॉर्म बन गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनाइट है ये, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये जीरो को टेंड कर रहा है उस सिचुएशन में, जब ये जीरो को टेंड कर रहा है, जब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो ओवरऑल क्या करें, एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, और ये जो है फाइनाइट भी है, कंटिन्यूस भी, लगभग साइनसोइडल वेव फंक्शन बन गया है, लगभग, वो एग्जैक्ट नहीं बना है, वो उस जैसी फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, और स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है। अगर आप इसको करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस 2f एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स, देखिए ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन, तो आप इसको कर सकते हैं 2 टाइम ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे लिमिट, है ना, एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस 2f एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो ये फाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है। अभी के लिए देख लो कि ये फाइनाइट वैल्यू देगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन भी सिंगल वैल्यू फाइनाइट है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ,
ऑप्शन डी, यानी ये जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इनमें से बताना है आपने कौन सा फिजिकली एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखते ही पता चल जाता है ग्राफिकल में। तो जो पहला ऑप्शन है देखिए,